नमस्कार दोस्तों। आज हम एक और टॉपिक लेकर आए हैं जो कि है रिटायरमेंट। अभी तक हमने देखा कि जब हम एक न्यू पार्टनर को हमारी पार्टनरशिप में इन्वॉल्व करते हैं तो हम किस तरह से अलग अलग इश्यूज़ को रिजॉल्व करते हैं, जैसे नया कैपिटल रेशियो डिसाइड करना, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना, उसके बाद में हम रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और लायबिलिटीज़ किस तरह से करते हैं, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल किस तरह से करते हैं। तो आज हम एक नया इशू लेकर आए हैं जो कि है रिटायरमेंट या फिर डेथ ऑफ अ पार्टनर। चूँकि रिटायरमेंट ऑफ और डेथ ऑफ दोनों ही केसेस में एक पार्टनर आपकी पार्टनरशिप फर्म को छोड़ कर जा रहा है, तो उस केस में एक पार्टनर अपना रेशियो छोड़ रहा है तो बाकी लोगों का जो रेशियो होगा या जो प्रॉफिट शेयरिंग होगा वो बढ़ जाएगा। तो उस हिसाब से हम अलग अलग इश्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे, कौन कौन से इशू जनरेट होते हैं और उनका ट्रीटमेंट किस तरह से होता है, ये आज के वीडियो में हम देखेंगे। तो जब भी हम ये बात करें कि मान लीजिए ए, बी और सी तीन पार्टनर्स थे, या मान लीजिए डी को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं, और डेथ ऑफ पार्टनर हो जाती है या फिर डी कहता है कि भाई अब मैं काफ़ी साल हो गए हैं मुझे इस पार्टनरशिप में, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, या फिर और किसी विवाद की वजह से भी कई बार पार्टनर रिटायरमेंट ले लेते हैं या फिर उनकी डेथ हो जाती है, तो उस केस में पार्टनरशिप टूट जाती है। तो जब वो पार्टनर विदा लेता है उस पार्टनरशिप से, तो उसने इतने सालों तक आपको अपनी सर्विसेज दी है, अपना नो हाउ दिया है, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम उन्हें साथ में कुछ दें। इसी के साथ हमारा जो अभी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स होंगे डेथ के बाद या फिर रिटायरमेंट के बाद, उनका रेशियो भी चेंज होगा। तो ये कुछ इश्यूज़ हैं जो अराइज होते हैं और उन्हें हम किस तरह से डील करते हैं। तो फर्स्ट इशू इसमें हम लेंगे वो होगा कि हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी उसके रिटायरमेंट होने के बाद में। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अब जब एक पार्टनर आया था तो उस केस में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं। उसके साथ जब एक पार्टनर रिटायर होता है या फिर बाहर जाता है हमारी पार्टनरशिप से, तो हमें वो रेशियो गेन करते हैं। जब नया पार्टनर आया था तो हम लोगों ने हमारा जो पार्ट था, जो हमारा शेयर था, उसे हमने सेक्रीफाइस किया था। अब जब भी कोई पार्टनर पार्टनरशिप छोड़ रहा है तो हमें गेन हो रहा है। मान लीजिए कि इनका जो रेशियो था वो 1:2, मान लीजिए कि इनका रेशियो था 2:2:2:1 का। अब जबकि रिटायर हो रहा है, ये छोड़ रहा है पार्टनरशिप, तो हमारा रेशियो इन तीन लोगों में ही बटेगा, या अगर हम डी की डेथ की बात कर रहे हैं तो बाकी तीन लोगों में बटेगा। तो वो गेन करेंगे जो बाकी के पार्टनर होंगे। तो एक चीज़ एडमिशन से अलग इस तरह से है कि इसमें जो बाकी के पार्टनर्स हैं वो गेन करते हैं, ना कि सेक्रीफाइस करते हैं। सेकेंड हम बात करते हैं, अब जब मैं ये बात कर रही हूँ रेशियोज़ कैलकुलेट करने की, तो मैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करूँगी। इसके साथ ही साथ मैं गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करूँगी कि वो किस रेशियो में गेन कर रहे हैं। फिर उसके बाद में आता है सेकेंड सिचुएशन की अगेन हम हमारी एसेट्स और लायबिलिटीज़ का वैल्यूएशन किस तरह से करते हैं, क्योंकि अब फिर से हमारी पार्टनरशिप में चेंज हो रहा है, जो हमारी पार्टनरशिप का स्ट्रक्चर है दैट इज़ अगेन चेंजिंग। तो उस केस में हम किस तरह से वैल्यूएशन करेंगे हमारी एसेट्स और लायबिलिटीज़ का। तो वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। इसी के साथ जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था, हम वैल्यूएशन करेंगे अक्यूमुलेटेड रिजर्व्स का एंड प्रॉफिट्स का। अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दोबारा आती है और वो है गुडविल का वैल्यूएशन। गुडविल, इसके अलावा कुछ और चीज़ें आती हैं कि आप पार्टनरशिप जब चेंज करते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें हमें प्रभावित करती है, ये सब वन बाय वन सारे इश्यूज़ को देखेंगे। तो आज की वीडियो में हम देखते हैं किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे न्यू प्रॉफिट रेशियो और गेनिंग रेशियो। अब एक सिचुएशन है कि जब हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है कि पुराना जो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था सिर्फ उसकी जानकारी दी गई है, तो उस केस में जब कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई हो तो आप सिंपली उसका एलसीएम निकालेंगे और जो भी सेक्रीफाइसिंग, जो भी गेनिंग रेशियो होगा वो कैलकुलेट करेंगे। आइए हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए
एक पार्टनरशिप फर्म में ए, बी और सी 3 पार्टनर्स थे और वो जो अपना प्रॉफिट शेयर था वो डिवाइड करते थे 1:2, 2:5 और 1:10। ठीक है, इनका रेशियो ये था। तो जब इस तरह से हमें दिया जाता है तो हमें सीधा सा कुछ भी नहीं करना होता और हमें इसका एलसीएम लेके टोटल जो हमारा है तो 5, 4 और यहाँ पर हमने लिखा है 1 है तो इस तरह से 5:4:1 का रेशियो होगा। अब जब हमें रेशियो निकालना है नया, तो मान लीजिए कि कंडीशन है हमारे पास कि ए रिटायर हुआ है या उसकी डेथ हो गई है, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हो, तो जो बाकी लोगों का होगा वो शेयर होगा 4:1 का न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो। इसी तरह से एक और कंडीशन होती है जब हमें ये बताया गया होता है। अब एक और कंडीशन आती है जब हमें ये कहा जाता है, जब हमें ये बताया हुआ है कि मान लीजिए ए, बी और सी पार्टनर्स हैं और वो क्या करते हैं कि जब सी डाइज या रिटायर होता है तो उस केस में ए और बी उसका शेयर परचेज कर लेते हैं। तो उस केस में हम बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ इस तरह से। मान लीजिए ए और बी और सी 3 पार्टनर्स थे और वो शेयर करते थे प्रॉफिट्स को किस उसमें 1/5 ये ए का है, बी का जो है वो शेयर वो है 1/3 और सी का जो शेयर है वो है 7/15। ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था। अब सी जो है वो रिटायर हो रहा है और इसके शेयर को वो लोग 3:2 में परचेज कर लेते हैं। कौन? ए और बी। तो इस तरह से हम जब हमें किस तरह से क्वेश्चन दिया जाता है तो हम किस तरह से इसे हम अब सॉल्व करते हैं। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे कि ए का जो शेयर है, अब देखिए यहाँ पर सी को कितना शेयर मिलता था 7/15। तो 7/15 को जब हम डिवाइड करेंगे 3:2 में तो वो होगा 7/15 का 3/5 इज इक्वल्स टू, अब इसे हम कैलकुलेट करेंगे 21/75। ठीक है, इसी तरह से जब बी को मिलेगा तो वो शेयर होगा, या फिर मैं आपको 1/1 बता देती हूँ। तो ए का शेयर जब उसे 21/75 मिल रहा है तो उसका पुराना शेयर था 1/5, तो 1/5 प्लस 21/75 इसे हम कैलकुलेट कर लें क्योंकि ये वो गेन कर रहा है। तो इसमें होगा 75, 15 प्लस 21 इक्वल्स टू 36/75। इसी तरह से हम बी का कैलकुलेट करेंगे, आपको दिखेगा नहीं 36/75 है, तो हम इस साइड कैलकुलेट कर लेते हैं। ये बी का पोर्शन है, तो बी को जो प्रॉफिट मिलेगा वो होगा 7/15 का 2/5, तो ये हो जाएगा 14/75। इसी तरह से हम इसका जब टोटल शेयर निकालेंगे या टोटल निकालेंगे तो ये होगा 1/3 प्लस जो कि उसका पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था और इसे मिल रहा है 14/75, तो इट वुड बी प्लस 14 दैट इज 29/75। तो न्यू शेयर जो होगा इन तीनों का, इन दोनों का, क्योंकि इससे तो रिटायर हो चुका है, तो वो होगा 36:20। तो ये उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। इस तरह से जब हमें कंडीशन दी होती है कि जो भी पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका जब आप शेयर परचेज कर लेते हैं जो पार्टनर्स होते हैं बाकी के, तो इस तरह से हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं। अब हम देखेंगे कि किस तरह से गेनिंग रेशियो कैलकुलेट किया जाता है। इस एग्जाम्पल में जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इसको जो मिल रहा है दैट इज 21/75 और इसको मिल रहा है 14/75। तो जो 21:14 है दैट इज द गेनिंग रेशियो। इसमें भी अब कई कंडीशंस होती हैं, उन कंडीशंस को हम 1 by 1 देखेंगे। अब हम कैलकुलेट करना सीखते हैं गेनिंग रेशियो।
गेनिंग रेशियो वो रेशियो है जो हम तब कैलकुलेट करते हैं जबकि एक पार्टनर रिटायर होता है या उसकी डेथ होता है। ये किस वजह से हम करते हैं कि मान लीजिए अगर कोई किसी पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म में रहते हुए सारे पार्टनर्स अगर हैं तो उन्हें 1/3 1/3 1/3 का शेयर मिलेगा। मैं आपको बताती हूँ, जैसे ए बी और सी 3 पार्टनर्स हैं, उनका शेयर इक्वल है। तो हम अगर ए की सिचुएशन देखते हैं, सी की डेथ हो रही है, तो उस केस में ए का रेशियो पहले 1/3 था, लेकिन अब जबकि सी एक्सपायर हो गया है तो उसे 1/2 का पोर्शन मिलेगा, यानी ज़्यादा मिलेगा। तो इस तरह से जब वो एक्सपायर हो रहा है तो वो लोग गेन करते हैं। कोई भी बंदा जब पार्टनरशिप छोड़ता है या एक्सपायर हो जाता है तो उस केस में आप जो पुराने पार्टनर्स हैं वो गेन करते हैं, इसीलिए हम गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं। ये था मीनिंग गेनिंग रेशियो का। अब बात ये आती है कि हम ये क्यों कैलकुलेट करते हैं। देखिए, दो चीज़ें हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको मान लीजिए क्वेश्चन में दिया जाता है कि ए का शेयर है 1/5, बी का शेयर है 4/10 और सी का शेयर है 8/15। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको इनका एलसीएम निकाल के और इसको पूरे को इक्वल कर लेना है। तो 2, यहाँ पर मैं 20 करना चाहूँगी, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे अगर हम 20 कर देते हैं तो 5 4 ज़ा 20, 10 2 ज़ा 20 और 8, तो इनका जो शेयर होगा वो होगा 4:2:8। ठीक है, इसे हम और सिंप्लीफाई कर देते हैं तो 2 1 और 4 ये रेशियो है। अब इसको कुछ भी नहीं करना है, जो गेनिंग रेशियो होगा वो क्या होगा, पहले इनको ये शेयर मिलता था, अब इनको ये शेयर मिल रहा है। अब अगर आपको देखेंगे, अगर सी एक्सपायर हो जाता है तो 2:1 में ये हम इनका शेयर हटा देंगे। तो यहाँ पर 2/7 में से हम 4/7 हटाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमें पता चलेगा कि वो कितना गेन कर रहे हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक छोटा सा आपका थ्योरी आ सकता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। बहुत सिंपल है, आप चाहें तो एक टेबल की फॉर्म में भी बना सकते हैं और चाहें तो आप ऐसे भी इसको लर्न कर सकते हैं। आइए देखते हैं क्या डिफरेंस है दोनों। तो यहाँ पर आता है हमारा टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। कुछ भी नहीं है, ये बहुत सिंपल है। जो भी कुछ फर्स्ट पॉइंट आता है मीनिंग का कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है। टाइम जो है, सबसे पहला जो बात है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो, आप चाहें तो यहाँ पे सब हेडिंग में लिख सकते हैं कि किस टाइम पे बनाया जाता है। टाइम में आता है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो, और यहाँ पर गेनिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज calculated at the time of admission of a partner। वहीं इसके विपरीत जब हम गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं तब पार्टनर या तो रिटायर हो रहा होता है, रिटायरमेंट, और डेथ ऑफ अ पार्टनर। सेकंड पॉइंट आता है, बताइए, सेकेंड पॉइंट आता है, वो ये कहते हैं कि आप इसमें क्या कर रहे हैं, कंपनसेशन किसे दिया जा रहा है। फर्स्ट जो है सैक्रिफाइसिंग रेशियो में क्या होता है कि जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो पुराने पार्टनर्स अपना शेयर सैक्रिफाइस कर रहे हैं। ठीक है, तो जब वो सैक्रिफाइस करते हैं तो उसकी एवज में उन्हें कंपनसेशन मिलता है, वो उस अनुपात में उनकी गुडविल को ले सकते हैं। तो ये इसमें हम देते हैं ओल्ड पार्टनर्स को कंपनसेशन बिकॉज दे आर सैक्रिफाइसिंग देयर शेयर। ओके, एंड ऑन द कॉन्ट्रेरी, इन केस ऑफ गेनिंग रेशियो, द पर्सन हु इज रिटायरिंग, they get the compensation of their know-how or their knowledge or their service rendered to the partnership
for so much long time, so they are getting compensation. The person who dies or retires is getting compensation in the ratio of gaining ratio. So इसमें हम retiring partner को compensation देते हैं। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन लगता है आप मुझे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आता है थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट ये बताता है कि फॉर्मूला क्या है, किस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं इसे फॉर्मूला कह सकती हूँ या मैं इसे कैलकुलेशन कह सकती हूँ। तो इसमें आता है हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। हम करते हैं ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल्स टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो। वहीं यहाँ पर उल्टा होता है। गेनिंग रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए हम लिखते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल्स टू गेनिंग रेशियो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको 5 नंबर का इस पे थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कैसे किया जाता है इन केस ऑफ रिटायरमेंट और डेथ। अब वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और लायबिलिटीज हम करेंगे तो जैसा हमने पहले पढ़ा था एडमिशन के टाइम पे, सेम प्रोसीजर है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अगर जब भी एक पार्टनर रिटायर हो रहा है और किसी भी असेट की वैल्यू में डिक्रीज होता है, यानी कि फॉल होती है वो अगर वैल्यू, तो हम एंट्री करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू द असेट। क्यों? क्योंकि एसेट्स का जितना भी बैलेंस होता है वो डेबिट बैलेंस होता है, और अगर उसमें फॉल आ रहा है तो हम उस एसेट के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो जाहिर सी बात है, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था, जब हमने रीवैल्यूएशन एडमिशन के टाइम पर देखा था, तो उस केस में हम जो कॉन्ट्रा एंट्री है वो रीवैल्यूएशन अकाउंट से होगी, क्योंकि हम स्टॉक की वैल्यू डिक्रीज लिख रहे हैं बिकॉज ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ असेट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। तो अकॉर्डिंगली हम एंट्री करेंगे। ये बहुत ईजी टू रिमेंबर है कि जब भी एसेट डिक्रीज हो रही है तो हम उसे क्रेडिट करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर स्टॉक है तो हम एंट्री करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, और जितनी भी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी गई है। इसी के साथ ही साथ अगर मान लीजिए कोई असेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो हम करेंगे एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। इसी प्रकार से उल्टा होगा लायबिलिटीज के साथ। अगर कोई लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो लायबिलिटीज का बैलेंस होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है, तो हम एंट्री करेंगे लायबिलिटी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न लायबिलिटी। जो भी लायबिलिटी है, अब वो बिल्स पेबल हो सकता है, इसके साथ क्रेडिटर्स हो सकता है, तो जिस भी अमाउंट में राइज होगी उसके लिए हम एंट्री करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट। इसी के साथ ही हम कॉन्ट्रा एंट्री कर देते हैं जब फॉल आता है। तो फॉल आता है तो हम एंट्री करते हैं लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये हमने पहले भी देखा है, इसमें कोई चेंज नहीं है। अब एक ट्विस्ट ये आता है कि कई बार हम दो सिचुएशन अराइज होती है। पहला, आपको क्वेश्चन में कहा जाएगा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से पार्टनर्स डिसाइड करते हैं कि हम जो है असेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू को, चाहे वो चेंज हो गई हो, हम उसी वैल्यू पे दिखाएंगे, यानी द चेंज विल नॉट बी रिकॉर्डेड इनटू द बुक्स। तो उस केस में आप क्या करते हैं कि अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अब ये तब है जबकि हमें चेंज जो एसेट्स और लायबिलिटीज में हुआ है ना, उसे हमें रिकॉर्ड करना है हमारी बुक्स में। यानी हमारी जो नई बैलेंस शीट बनेगी उसके अंदर जब हम सी की कैपिटल को हटा देंगे, उसके साथ ही साथ हम सारी एसेट्स और लायबिलिटीज जिनकी वैल्यू चेंज हुई है, याद रखिएगा जिनकी वैल्यू चेंज हुई है को भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। उस केस में जो रीवैल्यूएशन अकाउंट हमने बनाया है, इससे हमें प्रॉफिट या लॉस जो भी कैलकुलेशन होती है असेट और लायबिलिटीज की प्राइस में
चेंजेस आने पर उसे हम ओल्ड पार्टनर्स यानी कि ए, बी और सी तीनों पार्टनर्स में पुराने रेशियो में डिवाइड करना होगा। यानी इन सभी एंट्रीज के अलावा एक और एंट्री हम करेंगे। अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है तो हम एंट्री करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, यानी ए, बी और सी। ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल एंड सी इज कैपिटल, तीनों को हम ओल्ड प्रॉफिट पीएसआर में डिवाइड करेंगे। ठीक है, जैसा कि हमने पिछले बार भी किया था जब एडमिशन हुआ था पार्टनर का। तो सेम चीज़ होगी, कुछ भी फर्क नहीं होगा। इसी के साथ जब वो ये डिसाइड करते हैं कि हम वैल्यू नहीं दिखाएंगे, वैल्यू सेम रहेगी, तो एक एक्स्ट्रा एंट्री हमें करनी होती है हर एसेट और लायबिलिटी के लिए। दैट इज हर इस एंट्री की हमें कॉन्ट्रा एंट्री करनी पड़ती है ताकि वो क्लोज हो जाए जो चेंजेस हुए थे और बुक्स में हम पुरानी वैल्यू ही दिखा पाए। इस केस में आप रिवर्स एंट्री करते हैं तो आप क्या करेंगे, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर चेंज होगी, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बन जाएगा ये, और इसके साथ ही साथ हम इसकी कॉन्ट्रा एंट्री करेंगे। वो क्या होगी, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हमने ओल्ड पार्टनर्स में बांट दिया और इसकी एक कॉन्ट्रा एंट्री होगी जो कि होगी ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, सिर्फ दो क्योंकि सी तो रिटायर हो रहा है, तो हम ए और बी को डिवाइड करेंगे और टू मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट में, और ये जो होगा वो होगा न्यू पीएसआर। सिर्फ ये एक चेंज है क्योंकि यहाँ पर कंडीशन बदल गई है, वो हमने बुक्स में नहीं दिखाना चाहते इन चेंजेस को। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाकी रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और लायबिलिटीज वुड बी सेम दैट जैसा कि एडमिशन के केस में हुआ था। अब हम नेक्स्ट हमारे वीडियो में देखेंगे कि हम गुडविल को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो बने रहिएगा। इसमें आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप बेहिचक होकर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम है, और हमारे वीडियोस को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। सायोनारा।